Hello friends, hope you all are doing good. We all know that the today's world is the world of competition और ये जो competition है इसमें थोड़ी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जनरल स्टडीज में हिस्ट्री का नॉलेज इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की वीडियो बनाई है। होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू क्रैक योर एग्जाम। So if you like this video, please subscribe to my channel and support me. In today's video, we will focus on the sources of Indian national history. History is defined as a systematic record of important events that happened with human beings in the past. अतीत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास की विषय वस्तु होती है, परंतु हजारों वर्ष पहले की घटनाओं का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलना बहुत ही मुश्किल है। अतः जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती है उन्हें संकलित कर उनमें आपसी इंटरकनेक्शन डेवलप करके पास्ट इवेंट को समझा जा सकता है। For the sake of convenience, Indian history is divided into three categories. The first one is ancient Indian history, second one is medieval Indian history, and the third one is modern Indian history. जो ancient Indian history है उसका समय prehistoric to 700 AD माना जाता है। medieval Indian history अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास 700 AD to 1857 टाइम पीरियड का माना जाता है तथा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो समय है वो 1857 टू 1947 तक का समय माना जाता है। For today's video, we will concentrate on the means to know about ancient India, its society, its culture, etc. So let's start the topic. The sources of Indian history can be broadly divided into two categories. The first one is archaeological sources and the second one is literary sources. Under archaeological sources जो पॉइंट्स हम समझ सकते हैं वे हैं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स। लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, सेक्युलर लिटरेचर होते हैं और जो फॉरेनर्स भारत में आए उनके जो ट्रेवलॉग्स होते हैं, उनके जो डिटेल्स होते हैं, उसके तहत हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जान सकते हैं। The most important means to study ancient India is to study inscriptions that are found inside and outside India. The study of inscription is called epigraphy. जो इंस्क्रिप्शन अर्थात शिलालेख है उसके स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। Inscriptions were the writings engraved on hard surfaces, mostly on rocks, stones, walls of buildings, metal, etc. And the languages used for writing inscriptions were Prakrit, Pali, Sanskrit और साउथ में कन्नड़ा। The oldest inscriptions are found on the coins of Harappan civilization, जिसका समय लगभग 2500 BC माना जाता है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। The oldest inscription outside India is from Bogosgoi, जो भारत से बाहर सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मिला है वह एशिया माइनर के बोगोस्कोई नामक जगह से मिला है, जिसका समय लगभग 14th सेंचुरी BC माना जाता है। भारत में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को भारत के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको पढ़ने में सफलता मिली और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 AD में मौर्यन एम्परर अशोक के जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन था उसको पढ़ने में सफलता मिली उसे। भारत के बाहर भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनमें नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन ईरान से मिला और इस इंस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि उस समय वेस्टर्न एशिया के साथ वेस्टर्न इंडिया का रिलेशन था। कसाइट इंस्क्रिप्शन ईरान से मिला और मितैनी इंस्क्रिप्शन सीरिया से मिला है। इन दोनों इंस्क्रिप्शन में जो कुछ आर्यन नेम्स हैं, कुछ आर्यों के नाम हैं, उसको एनग्रेव किया गया है। अतः इससे ये पता लगता है कि उस समय ईरान और सीरिया के लोगों को भारत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी रही होगी।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पर एनग्रेव्ड होते हैं, अर्थात उन्हें पत्थरों पर उकेरा जाता है। अतः यह सैकड़ों सालों तक एज इट इज रहते हैं और इनके स्टडी से हमें उस समय के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस इन सभी को समझना आसान हो जाता है। सो टुडे we will study some of the important inscriptions found inside or outside India. So the first inscription in this list is Behistun inscription. ये जो Behistun inscription है, it is a multilingual stone inscription located on Mount Behistun in Kermanshah province in Iran. यह ईरान के करमनशाह प्रोविंस में पाया हुआ एक मल्टीलिंगुअल स्टोन इंस्क्रिप्शन है. It tells us the story of the victory of the Persian king Darius I over Gandhar. इसमें गंधार पर जो डेरियस नामक राजा था उसके जीत का, उसके विजय का डिस्क्रिप्शन है. सेकंड इज महास्थान इंस्क्रिप्शन which was found in Bangladesh. This was the inscription of चंद्रगुप्त मौर्य. इस इंस्क्रिप्शन में एम्परर अशोका के समय आए हुए अकाल का उल्लेख है. इस इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी, खरोष्टी के साथ साथ अरामाइक इंस्क्रिप्शन में भी टेक्स्ट हमें मिला है जो उस समय के रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है. द नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज भरूच लेक. यह मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है और यह माना जाता है कि सबसे पहले मौर्य किंग अशोका के द्वारा इसे बनवाया गया था और बाद में शुंग पीरियड में इसमें सुधार किया गया. इस लेख के द्वारा भगवान बुद्ध और अजातशत्रु के मीटिंग का उल्लेख किया गया है. नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज द सोहगोरा इंस्क्रिप्शन. इट वाज फाउंड इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. इट इज बेसिकली अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन which was written in प्राकृत in the ब्राह्मी स्क्रिप्ट और इसे मौर्य काल का, मौर्य पीरियड का माना जाता है और इसका जो समय है वो 3rd सेंचुरी बीसी का माना जाता है. अगला जो इंस्क्रिप्शन है वह गरुण पिलर इंस्क्रिप्शन है जो मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मिला है. यह एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसे कि हेलियोडोरस नामक व्यक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव की स्तुति में बनाया गया था. हेलियोडोरस जो है वो युवान किंग द्वारा भेजा गया मैसेंजर था. यह जो हेलियोडोरस है वह एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि शुंग राजा भागभद्र की दरबार में आया था. इस कॉलम के ऊपर गरुड़ मूर्ति है जो कि हेलियोडोरस के द्वारा भगवान वासुदेव को डेडिकेटेड किया गया है. नेक्स्ट इज कंदाहार इंस्क्रिप्शन. इसे कंधार इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है और इसका जो समय है इट इज 260 बीसी. यह मौर्य पीरियड का इंस्क्रिप्शन माना जाता है. इट इज अ बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन. इसे दो भाषा में लिखा गया है, ग्रीक और अरामिक में. और इस इंस्क्रिप्शन में यह उल्लेख है कि सम्राट अशोक के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए अपील की गई थी. नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इज घोशुंडी इंस्क्रिप्शन. यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है. इसे हाथीबाड़ा घोशुंडी इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है. इस इंस्क्रिप्शन में मुख्य रूप से भागवत धर्म के बारे में बताया गया है. इसमें भगवान वासुदेव और भगवान बलभद्र के या बलराम के वर्शिप के बारे में भी बताया गया है. इसे संस्कृत लैंग्वेज का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है. नेक्स्ट इज अयोध्या इंस्क्रिप्शन. यह इंस्क्रिप्शन जो है वह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का माना जाता है. इसे संस्कृत और ब्राह्मी में लिखा गया है और इस इंस्क्रिप्शन में अर्थात अयोध्या इंस्क्रिप्शन में जो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग था उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है अर्थात उसकी जानकारी दी गई है. नानाघाट इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र के पुणे जिले से प्राप्त हुआ है. यह लगभग 1st बीसी समय का माना जाता है. दिस इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ नानिका जो कि सातवाहन शासक सातकर्णी की पत्नी थी.
इस इंस्क्रिप्शन में सातकर्णी को दक्षिण पथपति के रूप में संबोधित किया गया है। इस इंस्क्रिप्शन में सातकर्णी द्वारा 2 बार किए गए अश्वमेध यज्ञ को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि सातवाहन एम्पायर के बढ़ते प्रभाव को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट इज द हाथी गुम्फा inscription. This inscription is located in Udaygiri district of Orissa near Bhubaneswar. यह इंस्क्रिप्शन छेदी शासक खारवेल से संबंधित है। इस इंस्क्रिप्शन में कलिंग पर नंद शासक के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन, यह साउथ इंडिया में संस्कृत का एक महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन माना जाता है, जिसका समय लेट 3rd सेंचुरी से अर्ली 4th सेंचुरी माना गया है। इस इंस्क्रिप्शन में इक्ष्वाकु वंश के राजा वीर पुरुषदत्त का रुद्र भट्टारिका के साथ हुए विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहा गया है। यह इंस्क्रिप्शन शक शासक रुद्रदमन से संबंधित है। इस इंस्क्रिप्शन में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय वैश्य पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन लेक के रिकंस्ट्रक्शन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। किसी भी देश के इतिहास को जानने का अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह कॉइन्स है, अर्थात सिक्के हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। Coins are important primary sources of history. They convey the names of kings with their titles and portraits, events, places, dates, dynasties, etc. Coins के द्वारा किसी भी वंश के शासकों के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्यों आदि का उल्लेख हमें मिलता है। The metals used in the coins give us information about the economic condition of the empire. सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं देश की आर्थिक स्थिति को बताने के लिए। सिक्कों में किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की गई है, उसके द्वारा उस देश की आर्थिक स्थिति का सही पिक्चर हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर गोल्ड कॉइन्स हमें मिल रहे हैं, अर्थात उस देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रही होगी। भारत में जो सबसे पुराने सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें केवल सिंबल्स हैं, चिन्हों का उल्लेख है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की राइटिंग्स नहीं है, लेख नहीं है। इस प्रकार के सिक्कों को आहत सिक्के यानी कि पंच्ड मार्क कॉइन्स कहा जाता था। इनका समय 5th सेंचुरी बीसी का माना जाता है। भारत में जो कॉइन निर्माण की परंपरा रही है, उसमें डाई का उपयोग इंडो युआन राजाओं के द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक्स ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए। सबसे अधिक शुद्ध गोल्ड कॉइन्स कुषाण शासकों के समय में बनाए गए। गुप्त शासकों के समय में सबसे अधिक संख्या में गोल्ड कॉइन्स बनाए गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिक्कों के द्वारा उस समय के इतिहास को हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थिति का हमें एक पिक्चर मिलता है और इससे हम अपने भारत के प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं और उससे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। रिलीजन का हमारे जीवन पर हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत के इतिहास को जानने के लिए जो रिलीजियस लिटरेचर उपलब्ध है, उन्हें हम 3 कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो ब्राह्मण साहित्य थे। सेकंड वन इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, और जो थर्ड लिटरेचर है वो जैन लिटरेचर है। इसमें जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर है, जिसे कि हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से जितने भी वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, पुराण और रामायण और महाभारत नामक जो एपिक हमारे पास हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। इन सभी ब्राह्मणिकल लिटरेचर में द ओल्डेस्ट वन इज द ऋग्वेद। The first Brahminical literature is
द वेदास। जो वेदास हैं इसे संस्कृत के श्लोकों में, जो वैदिक श्लोक होते हैं, उसमें कंपोज किया गया है और इसे हिंदुइज्म के ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स के रूप में माना जाता है। जो हिंदू हैं वो वेदों को टाइमलेस रिवोल्यूशन अर्थात अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय अर्थात जिसकी रचना किसी इंसान ने, किसी आदमी ने नहीं की है। जितने भी वैदिक लिटरेचर है, वेदा है, उन्हें श्रुति लिटरेचर माना जाता है। श्रुति अर्थात जिसे सुनकर ग्रहण किया जाए, जबकि बाकी जो लिटरेचर है उन्हें स्मृति लिटरेचर कहा जाता है, अर्थात जिसे याद किया जाता है। जितने भी वेदास हैं उनकी संख्या 4 है। इनमें जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है। इसके पश्चात यजुर्वेद, देन सामवेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वह सबसे लास्ट का अर्थात नया वेद माना जाता है। ये जितने भी वेद हैं ये भारत के समाज को और उस समय के कल्चर को जानने के बहुत बड़े स्रोत हैं, और ये हम बताते हैं कि उस समय के हिंदुइज्म में कौन-कौन से फिलोसॉफिकल थॉट शामिल थे। Among the four Vedas, the Rigveda is considered as the oldest Veda, and the time period of its composition is 1500 to 1000 BC। यह सबसे पहला वेद माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में, उनकी प्रशंसा में गाए जाने वाले भजन शामिल हैं। ऋग्वेद में टोटल 1028 भजन शामिल हैं और ये भजन ऋग्वैदिक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारा सेकंड वेद है दैट इज कॉल्ड द यजुर्वेदा। इस यजुर्वेद में जो यज्ञ होते थे उनके नियम, विधि विधानों का कलेक्शन है और इसीलिए इसे बुक ऑफ रिचुअल्स भी कहा जाता है। द थर्ड वेदा इज द साम वेदा। यह जो सामवेद है यह यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे उसका कलेक्शन है। इसमें 1549 वर्सेस हैं, अर्थात इनके माध्यम से यज्ञों के अवसर पर मंत्रों को गायन रूप में प्रस्तुत किया जाता था। द फोर्थ वेदा इज द अथर्ववेद। यह सभी वेदों में सबसे नया वेद है और यह मुख्य रूप से धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना आदि इसके विषय हैं और इसे वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूलाज भी कहा जाता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने में ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह ऋषियों के द्वारा रचित माने जाते हैं और इनकी रचना मुख्य रूप से गद्य रूप में, प्रोस रूप में की गई है और हर वेदों को डिस्क्राइब करने के लिए इसका रचना किया गया है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसे ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण कहा जाता है, जबकि सामवेद के ब्राह्मण को पंचविंशा, सदविंशा और जैमिनी ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ और तैतरी ब्राह्मण के रूप में विख्यात है, जबकि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसे गौपथ ब्राह्मण कहा जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है वह आरण्यक कहलाता है। आरण्यक अर्थात जंगलों में लिखे गए जो ग्रंथ है वे आरण्यक कहलाते हैं और मुख्य रूप से जो आरण्यक ग्रंथ है इनकी विषय वस्तु स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थिंकिंग से संबंधित है। यह माना जाता है कि जो आरण्यक ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथों में बाद में लिखे गए कुल 7 आरण्यक माने जाते हैं, जिसे ऐतरेय, सांख्य, तैत्तिरीय, मैत्रेयनी, मध्यांजनी, विद्यारण्यक, तलवाकर और जैमिनी माना जाता है। नेक्स्ट इज द वेदांग। वेदांग ऐसे ग्रंथ हैं जो मुख्य रूप से वेदों के अर्थ को ठीक ढंग से समझाने के लिए रचित किए गए हैं और चूंकि इसे वेदों का अंग माना जाता है अतः वेदों को समझने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुल वेदांग 6 हैं।
जिनके नाम इस प्रकार से हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष्य। नेक्स्ट इज द उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं, इसे वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी के जो डीप नॉलेज है उसको डिस्क्राइब किया गया है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। सामान्य रूप से उपनिषद का अर्थ होता है कि शिक्षक के पास बैठकर ज्ञान हासिल करना। ये उपनिषद जो हैं, कुल इनकी संख्या 108 है, जिसमें वृद्धारण्यक, कठ, छंदोग्य ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद मानी जाती हैं। The next Brahminical literature is the Sutra literature. Sutra means the thread, means something which connects us to the deep knowledge. We have total 3 sutras literature. The first one is the Srot Sutra, the Griha Sutra and the Dharma Sutra. ये जो स्रोत सूत्र है, इसका मतलब होता है जिसे सुनकर ग्रहण किया जाए, जबकि गृह सूत्र में जो डोमेस्टिक सेरेमनीज होती है, अर्थात जो गृहस्थ जीवन होते हैं, उसके एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को समझाया गया है। धर्म सूत्र में चरित्र निर्माण के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट लिटरेचर इज नेम्ड द स्मृति लिटरेचर, मीन्स द लिटरेचर विच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑन मेमोरी बेसिस। इसे सूत्र लिटरेचर के बाद लिखा गया है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का जो सबसे प्राचीन इसे माना जाता है, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू कल्चर में दो महान एपिक हुए हैं जिन्हें महाकाव्य कहा जाता है, रामायण और महाभारत। इन दोनों का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में संस्कृत में कंपोज किया गया था। मूल रूप से रामायण में 6000 श्लोक थे, बाद में इनकी संख्या 24,000 तक बढ़ गई। रामायण में मुख्यतः 7 चैप्टर्स हैं। पहला है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड, जिसमें भगवान राम के पूरे जीवन, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाओं और उनसे सीखा जाने वाले जितने भी हमारे दार्शनिक विचार हैं उसे शामिल किया गया है। The next epic is the Mahabharata. The Mahabharata is considered one of the greatest epic of all time. It was written by Maharishi Vedvyas in 4th century BC. जब इसमें 8,800 श्लोक थे, दैट मीन्स 8,800 श्लोक, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 तक हो गई, इसे भारत कहा जाने लगा और जब श्लोक बढ़कर 1 लाख तक हो गए, तब यह महाभारत कहलाने लगा। इसमें कुल 18 पर्व है जिसके तहत महाभारत को स्टडी किया जाता है। The literature which describes the life, teaching and the philosophy of Lord Gautam Buddha is the Buddhist literature. It can broadly be divided into 2 parts, the Jataka tales and the Pitaka literature. ये जो जातक टेल्स होते हैं, which is the collection of stories of previous births of Gautam Buddha, these tales are written basically by the Buddhist monks. It was written mainly in Pali and Sanskrit. Second is the Pitaka literature. ये सबसे पुराने बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है, जिसे मुख्य रूप से पाली में लिखा गया था। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। And last but not the least, source of our ancient history is the Jaina literature. The Jaina literature is related basically with the life and teachings of Mahavir Swamiji, who was considered the 24th Tirthankar of Jaina religion.
Oldest Jain literature is called Purvas, which is the collection of principles of Mahavir Swamiji. It was written in Pali. जैन धर्म में आगम साहित्य का बड़ा योगदान है, जिसे मुख्य रूप से प्राकृत और अर्धमागधी में लिखा गया था। आगम लिटरेचर में मुख्यतः 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 4 मूल सूत्र, 6 छंद सूत्र शामिल हैं। Many foreigners visited India during ancient Indian time. What they had seen during the course of their travel, they mentioned all those things in their travelogues. So the accounts of foreigners are also literally evidences. इन्हें हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: राइटर्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, राइटर्स ऑफ चाइना एंड राइटर्स ऑफ अरेबिया। सबसे पहले देखें ऐसे राइटर्स जो ग्रीस और रोम से आए थे। इनमें हेरोडोटस और थीसियस के अकाउंट सबसे पुराने माने जाते हैं। हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री. He wrote a book named Historica in 5th century BC. The travelogue of Greece writers who came to India with Alexander are also important. Aristobulus wrote History of the War. Anaxagoras ने अलेक्जेंडर की बायोग्राफी लिखी। मेगास्थनीक ने अपनी बुक इंडिका में मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और कल्चर के बारे में लिखा है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसे विलियम एच शॉप ने लिखा। प्लिनी की बुक नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन में लिखी गई है। इसी प्रकार से टॉलेमी ने अपनी किताब ज्योग्राफी को ग्रीक में लिखा है। इन सभी बुक्स के द्वारा हम कंटेम्पररी इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी को जान पाते हैं। नेक्स्ट इज द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स। इनमें सबसे पहले फायान, जो कि भारत में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, उसकी किताब फो क्यूंकी और अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्री। इससे हमें उस समय के सोसाइटी, पॉलिटिक्स और बुद्धिज्म के बारे में पता लगता है। ह्वेनसांग, he came to India during the reign of हर्षवर्धना। उसकी किताब है सी यूकी, या उसे ऐसे ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स भी कहा जाता था। 7th सेंचुरी में जो चाइनीज ट्रैवलर भारत में आया, उसका नाम इत्सिंग था। उसने अपनी किताब अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलय आर्किपेलागो, इसमें अपने समय के इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। जो तिब्बती लामा तारानाथ थे, उनके द्वारा कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक बुक लिखी गई। इसमें बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट इज अरेबिक ट्रैवलर्स। फर्स्ट वन इज अल-बरूनी, who visited India with Muhammad Ghaznavi. His book Kitabul Hind or Tehqiq-e-Hind, written in Arabic, gives important description of contemporary Indian society. And the last one is Ibn Battuta. He visited India in 1333 AD. He wrote his travelogue in Rihala. It was in Arabic language. He gave abundant and interesting information about the society and the culture of 14th century India. Friends, the study of the sources of ancient Indian history is a vast and detailed syllabus. I have tried to summarize some main sources of Indian history. Hope you will like this video. Thank you.